हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इस समय, जो सोल्यूशन लेसन के अंदर आता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, दो प्रॉपर्टी पढ़ लिया। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और दूसरा हमने पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमने इस दोनों से न्यूमेरिकल भी किए, क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आज हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो हमारा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए और माइंड को कंसंट्रेट करके वीडियो को देखिए, ठीक है। क्या है टॉपिक हमारा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज की हमारी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग बोलेंगे थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखिए, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, हमने अगर सॉल्वेंट लिया, क्या लिया, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में क्या मिला दिया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन बन जाता है। क्या बनता है, सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक। सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में क्या ऐड किया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तो क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है, डिक्रीज करता है। और इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, इंक्रीज करती है। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगी, फ्रीजिंग पॉइंट वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, एट विच टेम्परेचर, एट विच टेम्परेचर the vapor pressure of the vapor pressure of at which temperature the vapor pressure of liquid state, vapor pressure of liquid state become, liquid state become equal to the at which temperature the vapor pressure of liquid state become equal to the vapor pressure of solid state, to the vapor pressure of solid state is named freezing point। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, एट विच टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट इज नेम्ड फ्रीजिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट मतलब जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट है और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट, ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जिस टेम्परेचर पे उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। या हम कह सकते हैं यहाँ पे कि वेपर प्रेशर किसका है, ये वेपर प्रेशर लिक्विड का है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। और यहां पे ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ क्या हो जाए, इसका इक्वल हो जाए,
वेपर प्रेशर एक तो लिक्विड हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिक्विड और वेपर प्रेशर ऑफ क्या बताया हमने, सॉलिड। यहां भी क्या होगा, वाटर मान लिया, यहां भी क्या मान लिया, वाटर मान लिया। और ये किस पे हो जाए, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाए, 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाए। तो ये क्या होता है, ये भी क्या हो जाएगा, एक फ्रीजिंग पॉइंट होगा। क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। इसको बोल सकते हैं द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। ठीक, आगे देखो, जैसे एट विच टेम्परेचर, एट विच टेम्परेचर, इसको इस तरह समझ सकते हैं। फिर आगे क्या कह सकते हैं, ये हो गया। अब आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले हम लोग ग्राफ के थ्रू समझेंगे, जो हमने ग्राफ बनाया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए हमने जो ग्राफ बना था, ये पढ़ा था वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, और टेम्परेचर किस में था, केल्विन में, केल्विन में था। ठीक, अब पहले क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देना, पहले हम लोग किसका ग्राफ बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे प्योर सॉल्वेंट का। जो ग्राफ हमने बनाया था प्योर सॉल्वेंट का, कुछ ऐसा ग्राफ था हमारा प्योर सॉल्वेंट का, कुछ ऐसा ही था। प्योर सॉल्वेंट का, किसका था, प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ था। अब क्या हुआ, जो सॉल्यूशन का ग्राफ हमने देखा था, सॉल्यूशन का ग्राफ कुछ इसके नीचे बनता था, उसका ग्राफ था कुछ इस तरह से था। इसको यहां से बना दे, ऐसे बनाए, ये हो गया हमारा प्योर सॉल्वेंट का, और सॉल्यूशन का बना हमारा कुछ यहां से बना ग्राफ। सॉल्यूशन का ग्राफ में क्या होता है, ये जो सॉल्यूशन का बना था, इसमें क्या ऐड किया था हमने, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया था, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो इसका ग्राफ कुछ नीचे आया, क्या आया था, नीचे आया था। ये यहाँ पे क्या होता है, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके वेपर प्रेशर के क्या होता है, इक्वल हो जाता है, द वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यही इसकी क्या निकाल लेते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब क्या करेंगे, जो हमारा सॉलिड सॉल्वेंट है, क्या है, सॉलिड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट का फिर क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ बनाते हैं। यहां से कुछ यहां से ग्राफ बनाया सॉलिड सॉल्वेंट का, इसको ऐसे बनाएंगे इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसके ग्राफ को लाके यहाँ पे मिलाएंगे इस पॉइंट को। अब ये जो पॉइंट है, ये क्या हुआ, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, क्या है, सॉलिड सॉल्वेंट बोलेंगे इसको हम लोग। अभी तो यहाँ बोलेंगे इसको हम लोग सॉलिड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट हो जाएगा। अब देखिए ये जो पॉइंट यहाँ पे है, एट विच पॉइंट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट, एट विच पॉइंट या एट विच टेम्परेचर, यहाँ पे कह सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड स्टेट इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट। तो ये टेम्परेचर कैसा, एट, ये पॉइंट हो गया, तो एट विच टेम्परेचर, यहां से इसको देखेंगे, यहाँ पे इसका जो वेपर प्रेशर सॉलिड का और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, इक्वल हो जाता है। क्या होता है, इक्वल होता है। फिर क्या देखेंगे, यहाँ पे इस ग्राफ को लाएंगे, जो सॉल्यूशन का ग्राफ है, ये आके यहाँ पे मिलेगा इस पॉइंट पे। तो दिस पॉइंट इज नोन एज द वेपर प्रेशर, एट विच पॉइंट द वेपर प्रेशर ऑफ
सॉलिड सॉल्वेंट इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, तो ये जो है ये पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, इसको प्रेजेंट करेंगे हम लोग डेल्टा टी नॉट एफ से। और यहां पे क्या है ये, इस पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे हम लोग टी एफ। क्या बोलेंगे, टी एफ। अब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक इसके बीच जो डिफरेंस होगा इसको बोलेंगे हम लोग डेल्टा टी एफ। क्या बोलेंगे, डेल्टा टी एफ। फिर से समझिएगा, यहाँ पे क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। अच्छा, क्या सॉलिड सॉल्वेंट वेपर प्रेशर बनाता है, वेपर बनते हैं, जितने भी सॉलिड होते हैं क्या वेपर बनाते हैं, कुछ सॉलिड होते हैं, जैसे सब्लिमेशन पढ़ा था हम लोगों ने, तो सब्लिमेशन में सॉलिड क्या होते हैं, वेपर बनाते हैं, और वेपर से सीधा क्या बना देते हैं, वो सॉलिड बनाते हैं, जैसे कैम्फर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, वो सब सब्लिमेशन में हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखो यहाँ पे क्या आया हमारा रिजल्ट, जो डेल्टा टी एफ है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी एफ माइनस टी नॉट एफ। टी एफ माइनस क्या हो जाएगा, टी नॉट एफ। अब देखो टी एफ क्या है, हाँ इसको ऐसे लिखेंगे लोग टी नॉट, हाँ टी नॉट एफ माइनस टी एफ। डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या है, टी नॉट एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये क्या है, टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये चीज यहां से निकल के आई कि जो डेल्टा टी एफ है वो क्या है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर। अब ये जो फ्रीजिंग पॉइंट हमने बताया था, एट विच टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट इन ए फ्रीजिंग पॉइंट। ये आपका हो गया टी नॉट एफ और टी एफ। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से, आगे बात करते हैं हम लोग। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट यही है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ। क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ। इस तरह से हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर क्या निकाल सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, या इसको आप दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला यहाँ पे ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, ये आपका टी एफ इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या है, टी नॉट एफ माइनस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ। ठीक, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। आगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट, यहां लिखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ
सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 0 माइनस डेल्टा टीएफ। क्या लिखा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 0 माइनस डेल्टा टीएफ। 0 क्या है, ये क्या होता है, 0 डिग्री पे फ्रीजिंग पॉइंट होता है किसी भी प्योर सॉल्वेंट का, किसी भी क्या है मतलब हम वाटर कर लेंगे, सॉरी किसका लेंगे, वाटर कर लेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 0 माइनस डेल्टा टीएफ। हमेशा वैल्यू किस में आएगी, फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में आएगी, किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इक्वल टू, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इक्वल टू माइनस डेल्टा टीएफ, माइनस डेल्टा टीएफ। ठीक, अब किस में हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। किस में होगा, यहां पे इसको लिखे डिग्री सेल्सियस में। ठीक, ये क्या रहेगा, हमेशा निगेटिव रहेगा। कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और कहाँ से ये वैल्यू आ रही है और फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन कैसे करते हैं, इसको आप नोट करिए। फिर आगे जो है हम लोग डिफाइन करते हैं कि आगे फार्मूला क्या क्या बनना है हमारा। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसमें क्या है कि ये चीजें आफ्टर एक्सपेरिमेंट, ये क्या देखा गया आफ्टर एक्सपेरिमेंट, कि जो डेल्टा टीएफ था, डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और एम क्या है, मोलरिटी। क्या है, मोलरिटी। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम क्या है, मोलरिटी। मोलरिटी किसका है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन का है। फिर क्या हुआ आगे, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ मल्टीप्लाई एम आ गया। यहाँ पे फार्मूला आया डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ मल्टीप्लाई एम आया। जो मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी सभी को पता है, पढ़ाया गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ एम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, number of moles of non-volatile solute present in mass of solvent in kg, mass of solvent in kg। ये क्या होता है, मोलरिटी होती है। क्या होती है, मोलरिटी। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आ रहा है डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ मल्टीप्लाई एम आएगा। ये फार्मूला, एक फार्मूला हमारा ये बना, और एक फार्मूला हमारा यहाँ पे बना था डेल्टा टीएफ। तो पहला फार्मूला ये बना था, दूसरा फार्मूला हमारा ये बन गया। फिर क्या होगा, जो केएफ है, केएफ क्या है, जैसे वहां पे हमने निकाला था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में केवी निकाला था, तो केवी क्या था, एलिवेशन कांस्टेंट था। क्या था, एलिवेशन कांस्टेंट या इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट था। यहाँ पे ये क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जो केवी था हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, वहां पे उसको बोलते थे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। यहाँ पे केएफ है, केएफ क्या होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक
कांस्टेंट। अब क्या होगा आगे, जो इसकी यूनिट होगी क्या होगी, यूनिट देखेंगे हम लोग इसकी यूनिट ऑफ केएफ इक्वल टू क्या होगा, केल्विन केजी, केल्विन केजी पर मोल, ये इसकी हो जाएगी यूनिट होगी। ठीक, अब इसको आप नोट कर लीजिए और आगे हम लोग पढ़ते हैं कि डिफाइन केएफ, क्योंकि क्वेश्चन भी आता है कि केएफ क्या है। इसको डिफाइन करने के लिए जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफाइन केवी, तो पहले इसको नोट करिए आप। तो केएफ को डिफाइन कैसे करते हैं यहाँ पे देखेंगे हम लोग। इट इज इक्वल टू द मोलर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्वेंट when 1 mole of solute dissolved in 1 kg of solvent। क्या है, it is equal to the molar depression, molar depression क्या है, डेल्टा TF है, of freezing point of that solvent when 1 mole of solute dissolved in 1 kg of solvent। अगर मान लीजिए मोलरिटी 1 है, क्या है, मोलरिटी 1 है, m इक्वल टू 1 दिया है, तो 1 मोल सॉल्वेंट इन 1 kg ऑफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो डेल्टा क्या हो जाए, के एफ इक्वल टू डेल्टा टी एफ, या हम कह सकते हैं कि डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द के एफ। आगे देखिए, इफ के एफ इज नॉट गिवन, वैसे जनरली ज्यादातर क्वेश्चन में जो बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, स्टैंडर्ड लेवल पे क्वेश्चन, वहां पे क्या होता है, केएफ की वैल्यू जो है दी होती है, और मेनली वाटर का केएफ का वैल्यू पूछा जाता है, तो वाटर की जो केएफ की वैल्यू होती है 1.86 होती है। कितनी होती है, 1.86 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो दिया गया है, अगर मान लीजिए केएफ नहीं है, तो एक फार्मूला यहाँ पे ये है, केएफ इक्वल टू आर टी एफ स्क्वायर मल्टीप्लाई एम अपॉन 1000 मल्टीप्लाई डेल्टा एच फ्यूजन। यहाँ पे सारी वैल्यू मैंने डिफाइन किया है। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ऐसे सेम मैंने केबी में भी डिफाइन किया था, इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन है, या इसको 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। टी नॉट एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन केल्विन है। एम क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, और डेल्टा एच क्या है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है, इट मींस हाउ मेनी एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्यूज 1 मोल ऑफ सॉलिड आइस, मतलब 1 मोल सॉलिड आइस को फ्यूज होने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसी को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक, जैसे यहाँ पे 1 मोल सॉलिड है, तो 1 मोल सॉलिड को फ्यूज होने, लिक्विड होने में कितने मोल ऑफ एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, दैट इज डेल्टा एच, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। हाउ मेनी एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्यूज ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड या आइस बोल सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है यहाँ पे, फिर केएफ का फार्मूला यहाँ पे दिया गया दूसरे फॉर्म में आर करके, कि केएफ इक्वल टू आर टी स्क्वायर अपॉन 1000 एलएफ। एलएफ क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसको मैंने केबी में डिवाइड क्या किया था, डिफाइन किया था। तो एलएफ ऑफ वाटर दिया गया है कितना, 80 कैलोरी पर ग्राम। जो वाटर होता है इसका लेटेंट ऑफ फ्यूजन जो होता है कितना दिया गया है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट केल्विन, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है 273 केल्विन होता है। केएफ वाटर, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख ली गई। आर की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, या तो 8.314 होगा, या तो क्या होगा 2 कैलोरी पर केल्विन होगा, मल्टीप्लाई 273 स्क्वायर यहाँ पे रख दिया, होल स्क्वायर कर दिया गया, टी की वैल्यू अपॉन 1000, और मल्टीप्लाई एलएफ की वैल्यू कितनी है, 80। तो केएफ फॉर वाटर क्या आ गया, 1.86, कितना आया, 1.86। इस मेथड से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं अगर कैलकुलेशन करने को आता है तो। आगे क्या है, केएफ डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जो केएफ होता है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा ओनली।
डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द के एफ। अगर डेल्टा टी एफ बढ़ रहा है तो क्या होगा, के एफ बढ़ जाएगा। अगर डेल्टा टी एफ घटेगा तो के एफ क्या होगा, घटेगा। डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। और के एफ क्या है हमारा, हमने बताया अभी, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक, अब चलिए एक हम लोग यहाँ पे फार्मूला देखते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके बाद हम लोग। अब जैसे जो हमारे कुछ क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव लेवल पे, या कुछ क्वेश्चन और भी आते हैं सब्जेक्टिव लेवल पे, तो उस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोगों ने सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट किसकी होती है, किस सोल्यूशन की, किस सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा लो होती है, किसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, ये सब हमने क्वेश्चन किया था। तो उसी के बेस पे क्या है, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट, ऐसे देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है आपका, डेल्टा टीएफ है, क्या है, डेल्टा टीएफ। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। यहां पे ये देखना है हमको कि अगर हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा तो जितने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा। और जितने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ही डेल्टा टीएफ हमारा होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो इस दोनों में डिफरेंस है, क्या है, डिफरेंस है। हमने यहाँ से फार्मूला आपको बताया था कि जो डेल्टा टीएफ होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो जो टी एफ है, टी एफ क्या है, ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, ये टी नॉट एफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, और डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो फिर से यहां पे समझिए इस फार्मूले को, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा टीएफ। तो इसको नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इससे रिलेटेड। हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमने दिया है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 18% ग्लूकोज सोल्यूशन बाय वेट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन। गिवन क्या है, KF इक्वल टू 1.86 केल्विन केजी पर मोल, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना। तो क्या निकालना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे देखिए जो फार्मूला हमने सबसे पहले डेवलप किया था, क्या था, डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या था, टी नॉट एफ माइनस टीएफ। टी नॉट एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, टीएफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। डेल्टा टीएफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ मल्टीप्लाई एम। एम क्या है, मोलरिटी है, क्या है, मोलरिटी, और डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, और केएफ क्या है, ये दिया गया है, जो बोलते हैं हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। अब क्या है, टीएफ क्या है, टीएफ जो होता है
ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है। क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या होता है? 0 माइनस डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे क्वेश्चन? कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 18% ग्लूकोज सोल्यूशन। क्या करेंगे? यहाँ पे गिवन दिया गया वैल्यू KF इक्वल टू 1.86 केल्विन kg पर मोल। तो क्या करेंगे हम लोग? डेल्टा TF निकालेंगे। डेल्टा TF हो जाएगा, क्या फार्मूला होता है? KF मल्टीप्लाई M होता है। क्या हो जाएगा? KF की वैल्यू कितनी है? 1.86 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या दिया गया है? 18% ग्लूकोज है। इसका मतलब क्या है कि 18 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। और मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हमें क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। मास ऑफ सॉल्वेंट, या इसको कह सकते हैं हम लोग मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना है? 100 है, माइनस कितने ग्राम डिजॉल्व है यहाँ पे? 18 ग्राम है। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 82 ग्राम आएगा। 82 ग्राम आ जाएगा। इसका मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास आएगा। क्या आएगा? 82 ग्राम। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप। 1.86 मल्टीप्लाई कितने ग्राम ग्लूकोज है? 18 ग्राम है, डिवाइड बाई ग्लूकोज का मोलर मास 180 अपान 82 ग्राम क्या है? वाटर है, डिवाइड बाई, क्योंकि 1000 करेंगे, क्योंकि केजी में चेंज करेंगे। क्या करेंगे? केजी में चेंज करेंगे। आगे देखिए, इक्वल टू 1.86 मल्टीप्लाई, ये चली जाएगी वैल्यू यहाँ पे ऊपर 18 अपान हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई 1000 अपान 82। ठीक, 18 1 जा 80, 18 10 जा 180, 10 100 जा कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना हो गया? 1000 होगा। ये डिवाइड हो गया। अब आपकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 1.86 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई कितना हो गया? डिवाइड बाई 82, डिवाइड बाई 82 हुआ। ठीक, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई होगा 186 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 82। 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। ठीक, और 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। 98 अपान कितना आ जाएगा आपका? हाँ हाँ, 2 9 जा 8 और 2 3 जा 6 जाएगा। तो आपका आ गया 93 डिवाइड बाई 41। जब इसको आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2.26। 2.26 आ गई। क्या वैल्यू आई? 2.26। अब क्या करेंगे हम लोग? फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा हमारा, फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 0 माइनस क्या कर देंगे हम लोग? 2.26। आंसर आ जाएगा हमारा -2.26 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा फाइनल क्या हुआ? आंसर आ गया कि मतलब इतने का डिप्रेशन हुआ जब हमारा प्योर सॉल्वेंट था जिसकी फ्रीजिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस थी। जब उसमें हमने 18 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया तो वहां पे उसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गई? -2.26 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज कर गई। दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करिए।
नोट करिए, फिर दूसरा क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखा है व्हाट अमाउंट ऑफ इथेनॉल एज्यूम नॉन वोलेटाइल। इथेनॉल को क्या एज्यूम किया गया है, नॉन वोलेटाइल, मस्ट बी डिजॉल्व इन 1 kg वाटर सो दैट इट फ्रीज एट -2 डिग्री। क्या निकालना है आपको, व्हाट अमाउंट ऑफ इथेनॉल, मतलब इथेनॉल का हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो फार्मूला हमारा यही लगेगा, क्या लगेगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू हो जाएगा हमारा वैल्यू के एफ मल्टीप्लाई एम, के एफ इक्वल टू मल्टीप्लाई एम। एम इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक, क्या होगा वैल्यू, डेल्टा टी एफ इक्वल टू, के एफ की वैल्यू कितनी दी गई 1.86 मल्टीप्लाई एम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे आपको, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो ऑलरेडी दिया गया है 1 kg वाटर है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही तो निकालना है आपको। तो x अपान क्या हो जाएगा, x अपान, और क्या है, इथेनॉल है, क्या है, इथेनॉल। तो इथेनॉल का जो मोलर मास होता है कितना होता है, इथेनॉल का मोलर मास होता है 46, क्योंकि फार्मूला होता है C+5। तो इसका हो जाएगा 12 दूनी 24 प्लस 6 30 और प्लस कितना हो जाएगा 30 और 10 40 6 46, कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा अपन 46 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 kg दिया गया ऑलरेडी, क्या है 1 kg। कैसे सॉल्व करेंगे आप, अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे जो डेल्टा टी एफ है ये ऑलरेडी गिवन है, कहाँ दिया गया बताइए, व्हाट अमाउंट ऑफ इथेनॉल एज्यूम नॉन वोलेटाइल मस्ट बी dissolved in 1 kg so that it freeze at -2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ क्या है ऑलरेडी आपके पास गिवन है, कितना है 2 दिया गया है, कितना है 2 दिया गया है। तो 2 इक्वल टू 1.86 मल्टीप्लाई आपके पास डेल्टा टी एफ था, डेल्टा टी एफ इक्वल टू कितना दिया है -2 डिग्री सेल्सियस दिया है। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए जल्दी से, क्या होगा 2 इक्वल टू 1.86 एक्स अपान 46 मल्टीप्लाई 1, इसको चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरत नहीं। ठीक, आप क्या करेंगे एक्स को इधर ले आएंगे, हमें एक्स निकालना है, एक्स क्या है हमारा अमाउंट या मोलर मास, या आपका हो जाएगा मोलर मास तो नहीं होगा, अमाउंट ऑफ मास होगा, क्या होगा अमाउंट ऑफ मास, इथेनॉल का कितना है। तो क्या करेंगे इसको इक्वल टू 1.86 इंटू एक्स, यहां पे ले लिया इसको, एक एक्स इक्वल टू होगा आपका 2 मल्टीप्लाई 46 डिवाइड बाई 1.86। अब देखिए अगर यहाँ पे हमने क्या किया पॉइंट हटा दिया तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे हमारे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 16, ये हो गया। आगे क्या करेंगे, अगर ये 46 है तो 1 जा, और यहाँ पे इसको नियरली हम क्या मान सकते हैं, एक नियरली वैल्यू ले सकते हैं, जैसे 93 है तो इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 100 अपान कितना हो गया 2 इक्वल टू 50 ग्राम आ जाएगा। कितना आंसर आएगा 50 ग्राम। ठीक है, ये होगा जो है अमाउंट ऑफ इथेनॉल, अमाउंट ऑफ इथेनॉल, अमाउंट ऑफ इथेनॉल। ठीक, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, फिर दूसरा क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है थर्ड, 5% केन शुगर
क्या दिया है कि 5% केन शुगर बाई मास हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन 271 केल्विन। फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज बाई मास 5% ग्लूकोज बाई mass. If freezing point of pure water 273.15 Kelvin 273.15 Kelvin और क्या है यहाँ पे KF फॉर वाटर दिया है 1.86 तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे इस चीज को हम समझेंगे, ये दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो 5% क्या है यहाँ पे 5% sugar is 100 ग्राम सोल्यूशन। 5% शुगर कितना है 100 ग्राम सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 5% है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको चेंज करेंगे किसमें, ग्राम में। इट मीन्स क्या है कि 95 ग्राम क्या है यहाँ पे वाटर है, कितना है 95 ग्राम। दूसरे केस में देखेंगे 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम सोल्यूशन में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 95 ग्राम वाटर होगा। 95 ग्राम वाटर ये हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। एक चीज यहाँ से ये निकल गया, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे जो फार्मूला हमारा क्या है कि डेल्टा TF इक्वल टू KF मल्टीप्लाई M है। क्या है, KF मल्टीप्लाई M है। तो ऐसे लिखे हम लोग डेल्टा TF इक्वल टू KF मल्टीप्लाई M है। यहाँ पे क्या होगा 5% केन शुगर बाई मास, जो शुगर है इसका मोलर मास होता है 342। कितना होता है 342, और ग्लूकोज है इसका होता है 180, 342 एंड 180। इसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है द फ्रीजिंग पॉइंट 271। तो डेल्टा TF इसका दिया गया है, कितना है प्योर का, कितना है वाटर का 273.15 है। तो प्योर वाटर जो है 273.15 है, और इसमें इसकी फ्रीजिंग पॉइंट कितनी हो गई थी 271 हो गई। तो इसको जब हमने माइनस किया तो हमारा डेल्टा TF इसका निकल आया, इसका डेल्टा TF केन शुगर का। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2.15, कितना आएगा 2.15। तो एक चीज ध्यान देना, हमारा डेल्टा TF यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, किसके लिए, केन शुगर के लिए, और हमें निकालना किसका है डेल्टा TF, फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज का निकालना है। तो यहाँ पे एक फार्मूला और लिख लो आप, डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा KF मल्टीप्लाई M हो जाएगा। अब इक्वेशन को लिखते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू कितनी है 2.15 इक्वल टू KF मल्टीप्लाई M। M क्या है बताओ, जल्दी से बताओ। M इसका कितना हो जाएगा, ग्लूकोज कितने ग्राम दिया है 5 ग्राम अपान 342 डिवाइड बाई 95 अपान 1000। ये हमारा बना इक्वेशन नंबर 1। क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 1 बना। आगे देखो, इसको हमने माना क्या, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। यहाँ पे देखो डेल्टा TF इक्वल टू KF मल्टीप्लाई 5 अपान ग्लूकोज का कितना है मोलर मास 180 अपान 95 डिवाइड बाई 1000। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, एक इक्वेशन बना हमारा ये, इक्वेशन बना ये। क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, इसको डिवाइड कर देंगे। क्या होगा यहाँ पे देखो जरा, KF कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल, 95 कैंसिल, 1000 कैंसिल।
बचा क्या आपके पास, क्या बचा 2.15 बचा, डेल्टा TF बचा, 180 बचा, और इधर क्या बचा 342, क्या बचा 342। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डेल्टा TF यहाँ पे क्या आपके पास है, हाँ डेल्टा TF है, तो डेल्टा TF अपान 2.15 इक्वल टू 342 अपान कितना हो जाएगा 180 हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको काटिए आप, क्या करेंगे 6 से कटेगा, 6 30 जा 180, और 6 5 जा 30, और 6 7 जा 42, ठीक। अब इसको किससे काटेंगे हम लोग, इसको 3 से, 3 10 जा 30, और 3 1 जा 3, और 3 9 जा 27 हो गया, कितना हो गया 27, क्लियर। अब ये जो वैल्यू क्या आपकी आ गई 1 पॉइंट, यहाँ पे 19 है और यहाँ पे क्या है 10 है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे, कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर जैसे मान लीजिए क्या है यहाँ पे 10 है, तो 10 को अगर हम कैंसिल करते हैं यहाँ पॉइंट बढ़ा देंगे, तो ये हमारी वैल्यू क्या होगी 1.9। तो अब आगे देखिए डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.15 मल्टीप्लाई 1.9, 2.15 मल्टीप्लाई 1.9। तो जब इसको आपने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 4.085, या इसको नियरली लिख सकते हैं हम लोग 4.09, आंसर किस में आएगा केल्विन। तो ये हमारा हुआ, क्या आया हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका आया, डेल्टा TF किसका आ रहा है, ये आ गया ग्लूकोज का, क्या है ग्लूकोज का। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हमें निकालना क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज का, तो ये हमारा तो आया है डेल्टा TF आया, ये क्या आया है डेल्टा TF आया। तो पहले इसको जरा सॉल्व करिए आप, इसको हम लिख सकते हैं आंसर, यहाँ पे TF निकालना है हमको, क्या निकाला है TF इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज 273.15, प्योर वाटर का था, कितना था 273.15 माइनस 4.09 कर देंगे, तो आंसर आएगा हमारा 269.06 केल्विन। ये फाइनल आंसर हमारा होगा, यहाँ ये फाइनल आंसर होगा, ठीक। ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। अब कुछ क्वेश्चन हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दे रहे हैं, उसको करिए, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन होगा जो कंपटीशन लेवल पे होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन, क्या क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव अ लोएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा TF पे होता है, क्या होता है डेल्टा TF। तो आपको डेल्टा TF बताना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल्स पर, जितने ही ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वही उतना ज्यादा क्या होगा डेल्टा TF होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल निकालेंगे। यहाँ पे देखिए N नॉट इज 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन, क्योंकि ये क्या है मोलरिटी है, क्या है मोलरिटी है, इसमें क्या है ओनली N नॉट इन 1 लीटर सोल्यूशन, ठीक। क्योंकि यूरिया है, यूरिया कोई डिसोसिएशन तो होगा नहीं, इलेक्ट्रोलाइट है नहीं, आयंस के फॉर्म में जाएंगे नहीं। ये क्या है 2 मोल है, तो क्या है 2N नॉट इज 1 लीटर सोल्यूशन। यहाँ पे देखिए NaCl है, क्या है NaCl,
ये दो आयंस बनाएंगे, एक तो Na प्लस और दूसरा क्या होगा CF माइनस। तो ये भी क्या हो जाएगा 2N0 1 लीटर सोल्यूशन, 2N0 1 लीटर सोल्यूशन। यहाँ पे क्या है, सोडियम फॉस्फेट है Na प्लस और PO4 माइनस 3, तो 3Na प्लस, तो कितने आयन टोटल आएंगे यहाँ पे 4। तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई N0 इन अ सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्या बताना है आपको, डेल्टा TF बताना है। क्या बताना है, डेल्टा TF। तो बताओ किसकी सबसे ज्यादा डेल्टा, यहीं से देख लो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा TF। तो किसका सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, 4 का। तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट किसकी होगी, 4 की होगी। किसकी होगी, 4 की। तो आंसर ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 एंड 3 का क्या है, सेम है, इक्वल हो जाएगा 2 एंड 3 का। फिर किसका होगा, 1 का होगा। तो ये तो हमारा आंसर किसका हो गया, डेल्टा TF का हो गया। अब अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ ले फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताइए, क्या बताइए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो कैसे निकालेंगे आंसर हमारा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताओ जरा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतनी ही कम फ्रीजिंग पॉइंट होगी सॉल्यूशन की, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घट जाएगा। तो देखो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसकी है, किस सॉल्यूशन की, किसकी होगी, 1 की, क्योंकि सबसे कम पार्टिकल्स है। क्या है, सबसे कम पार्टिकल। अगर ये चीज घट रही है तो ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, जो आपका 1 होगा, जिसमें कितने मोल्स है, ओनली 1 मोल है। इसके बाद 2 एंड 3 का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, सेम हो जाएगा। क्या होगा, सेम। और फिर क्या होगा, बचेगा आपका 4। सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसकी होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट बढ़ गए उतनी ही कम फ्रीजिंग पॉइंट होगी इस सॉल्यूशन। तो इसको इस मेथड से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करिए, फिर और क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके पहले एक छोटा सा फार्मूला देखेंगे यहाँ पे, डेल्टा टीवी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इक्वल टू KB अपॉन KF, इक्वल टू KB अपॉन KF। इनका दोनों का रिलेशन है। KB क्या है आपका, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और KF क्या है, डिप्रेशन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। ठीक, ये हमने पढ़ाया था आपको कि डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द KF, ये पढ़ लिया आपने पीछे, और डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल KB। तो ये दोनों में रिलेशन रखा गया फार्मूला। अब ये डेल्टा TB इक्वल टू क्या होता है, KB मल्टीप्लाई M, और डेल्टा TF इक्वल टू KF मल्टीप्लाई M होता है। तो यहाँ पे मोलरिटी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो क्या बचा, डेल्टा TB अपॉन डेल्टा TF, डेल्टा TF, ठीक है, इक्वल टू KB अपॉन KF। ये क्या है, फॉर सेम सोल्यूशन सेम मोलरिटी। और इसी पे अच्छा क्वेश्चन आया है, कंप्लीशन में क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका। ये कंप्लीशन में क्वेश्चन आया है, ध्यान दीजिएगा। क्या होगा, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन दे दिया गया डायरेक्ट 103 डिग्री सेल्सियस है। अब ये हमको पता है कि जो प्योर वाटर है, क्या है, प्योर वाटर, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस। जब इसमें ग्लूकोज डाल दिया गया तो इसकी 3 डिग्री क्या हुई, बढ़ गई। क्या हुई, 3 डिग्री बढ़ गई। तो इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे जो डेल्टा TB है, क्या है, डेल्टा TB, डेल्टा TB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे डेल्टा TB आ जाएगी आपकी 3। देखो यहाँ पे
डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 3 डिग्री सेल्सियस। चलो इसको निकाल लेते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, यहाँ पे डेल्टा टीबी फार्मूला लगाओ, डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टीएफ इक्वल टू केबी अपॉन केएफ। टीबी की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन डेल्टा टीएफ आपको निकालना है, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज, ठीक, इक्वल टू केबी की वैल्यू कितनी दी गई है, वाटर की जो केबी की वैल्यू कितनी होती है 0.51 होती है, कितनी होती है 0.51 डिवाइड बाई 0.51 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, केएफ की वैल्यू कितनी होती है 1.86, क्या होती है 1.86। इसको आप सॉल्व करेंगे आगे, डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.86 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 0.51। इसको सॉल्व करेंगे तो 10.73 आपका आंसर आएगा। अब आपको क्या बताना है, फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। क्या बताना है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू हो जाएगा, डिग्री किसमें है माइनस में आएगी, 10.73 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर हो गया, इस फार्मूले के बेस पे इसको निकाला गया। अब एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है 2, एन एक्वस सोल्यूशन फ्रीज एट -0.186 डिग्री। केएफ वाटर का दिया 1.86, केबी दिया है वाटर का 0.512। व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे आपको बताना है डेल्टा टीबी, यही निकालना है आपको, फार्मूला आपका यही लगेगा, ठीक, फार्मूला आपका ये लग जाएगा। मैं इतना बता दे रहा हूँ कि डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टीएफ इक्वल टू केबी अपॉन केएफ, ये फार्मूला लगेगा। आपको निकालना क्या है, डेल्टा टीबी निकालना है। ये वैल्यू ऑलरेडी ये भी दी गई है, ये वैल्यू दी गई है, और डेल्टा टीएफ भी आपको दिया गया है। आपको सॉल्व करना है, आपको इसका आंसर बताना है। अब चलिए कुछ 1-2 पॉइंट और बच रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। पहले न्यूमेरिकल नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, जो है एंटी फ्रीज सब्सटेंस। ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं और बोर्ड में भी आते हैं, दोनों में आते हैं। एंटी फ्रीज सब्सटेंस होता क्या है, इसका यूज कोल्ड कंट्रीज में होता है, जहाँ पे टेम्परेचर हमारे -डिग्री में चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं, -डिग्री में, ठीक। एंटी फ्रीज सब्सटेंसेस जैसे यहाँ पे लिखा हमने, इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, CH2OH CH2H। 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, टेम्परेचर डिक्रीजेज -17 डिग्री सेल्सियस। जो भी टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए कि -50 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक, -50 डिग्री टेम्परेचर है, तो वहां पे क्या किया, अगर इसको वहां पे डाला गया, यूज किया गया, तो -17 डिग्री क्या किया, इसने रिड्यूस कर दिया, उसको कम कर दिया। वो आ जाएगा माइनस कितना आ जाएगा, 33 पे आ जाएगा। अगर हमने एक एग्जाम्पल लिया, इन कोल्ड कंट्रीज इथाइलिन ग्लाइकॉल 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इज एडेड ऑटोमोबाइल रेडिएटर। जो ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स होते हैं उसमें रेडिएटर होता है। क्या होता है, रेडिएटर होता है। तो जो रेडिएटर में वाटर यूज होता है या कोई भी कूलेंट यूज होता है सब्सटेंस, वो क्या होते हैं, वहाँ पे जब उसका टेम्परेचर डाउन होता है तो वो फ्रीज होने का डर रहता है, ठीक, मतलब वो जमने का डर रहता है। तो वहाँ पे क्या यूज किया जाता है, कोल्ड कंट्री में इथाइलिन ग्लाइकॉल 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इज एडेड इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर टू रिड्यूस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देता है। सच टाइप ऑफ सब्सटेंस आर नेम्ड एंटी फ्रीज सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी फ्रीज सब्सटेंस बोलते हैं। जिसका एग्जाम्पल दिया है इथाइलिन ग्लाइकॉल
CH2OH CH2OH, दूसरा है ग्लिसरॉल CH2OH CHOH CH2OH, और थर्ड आपका है एथिल एल्कोहल। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं ये क्या है, एंटी फ्रीज सब्सटेंसेस हैं, जो कोल्ड कंट्रीज में इसका यूज किया जाता है। इसके लिए ऑटोमोबाइल जो होते हैं उसमें एडेड किया जाता है इसको, रेडिएटर में, जो वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, और इस टाइप के सब्सटेंस को बोलते हैं हम लोग एंटी फ्रीज सब्सटेंस। तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो रही है, इस लेक्चर को देखिएगा और हमने जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, थैंक क्लास।